नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप लोग बड़े अच्छे होंगे। याद रखना, इतिहास में एक जबरदस्त कहानी है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज उसी पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। याद रखना, इतिहास में एक अंग्रेज था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट, और इसी की अध्यक्षता में एक कमीशन का निर्माण हुआ, एक एक्ट का निर्माण हुआ 19 मार्च 1919 को, जिसका नाम रखा गया इतिहास में रॉलेट एक्ट। और याद रखना, कभी भी अगर मैं चर्चा करूं कि रॉलेट एक्ट बनाने की सिफारिश किसने की, तो याद रखना एक कमीशन था, सेडिशन समिति। सेडिशन समिति ने सिफारिश की तो रॉलेट एक्ट बनकर तैयार हुआ सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। अब आखिर में यह एक्ट इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ और इस पर आखिर में इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो याद रखना, जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और वो आगे जाके जब खत्म हुआ, तो याद रखना उसी समय रॉलेट एक्ट मार्केट में आया। और इसका फैसला यह था, इसमें कई कारण बताए गए। रॉलेट एक्ट में कई विचारधाराएं दी गई जिसका हम भारतीयों ने विरोध किया। सबसे पहले रॉलेट एक्ट में कह रखा था कि कोई भी भारतीय विदेशी कानून का, विदेशी रूल का विरोध नहीं करेगा। अगर वह विरोध करता हुआ पाया गया तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। किसी वकील, किसी जज की सिफारिश नहीं ली जाएगी, सीधा उसे अदालत भेजा जाएगा, बिना किसी मुकदमा चलाए सीधा उसे जेल भेज दिया जाएगा। भाई ये कैसे कर लोगे? भाई हमें पूछने का तो हक है ना। अरे भाई पुलिस वाले आए, सीधा मेरे को हथकड़ी पहनाए और ले गए। अरे भाई मैं पूछ तो सकता हूं ना कि मेरे को क्यों हथकड़ी पहनाया गया, लेकिन इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, सीधा जेल। दूसरा, अगर राजद्रोह का मुकदमा होता है किसी भी भारतीय के ऊपर, तो वह उसको किसी अन्य कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है, किसी अन्य अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता है। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं है। राजद्रोह के मुकदमे में जजों के बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया। वाह, बहुत जबरदस्त। सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले। कभी भी अंग्रेज प्रेस को, मीडिया को अपने कैप्चर में ले सकता है और उसकी स्वतंत्रता का अंत कर सकता है। यही तो रॉलेट एक्ट में था और इसी का हम लोग विरोध किए। गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून घोषित कर दिया, लीपापोती का कानून कहा गया, बिना दलील का कानून कहा गया। और पंजाब के दो बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने इसका जोरदार विरोध किया। किसका? रॉलेट एक्ट का, कि यह कानून गड़बड़ है, यह कानून अंग्रेजों के फेवर में है, सब कुछ अंग्रेजों का बयान कर रहा है। लेकिन भाई साहब, अंग्रेज सुनते कहां? अंग्रेजों ने तो सीधा इन लोगों को गिरफ्तार किया और इन लोगों को शिमला ले जाके नजरबंद कर दिया, इन दोनों को। और इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को भारी संख्या में, हजारों की संख्या में भारत के लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। आइए जलियांवाला बाग की छवि देखते हैं। जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए और नारा लगाने लगे, अंग्रेज हाय हाय, अंग्रेज हाय हाय। और उस टाइम ये वही जलियांवाला बाग है, ये देखिए, ये वही जलियांवाला बाग है। उस टाइम क्या था, दो आदमी बड़े लेवल पे थे पंजाब में। एक तो ये जनरल डायर, और ये आदमी माइकल ओडायर। ये बड़े लेवल पे, ये आदमी पुलिस का हेड था और ये आदमी वहां का गवर्नर था। और इन दोनों की सहमति से 13 अप्रैल 1919 को इसी जलियांवाला बाग में, ये एक छवि आपको दिखाई गई है,
इसी जलियांवाला बाग में गोलियों की बौछार करा दी और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए भारतीय। और भाई साहब इस लेवल पर आतंक मचाया गया, भाई साहब पूछो मत, कत्लेआम कर दिया गया। और उसी घटना के बाद ये दोनों अंग्रेज फरार हो गए, ये दोनों अधिकारी फरार हो गए। और इस घटना की जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन बनाई गई, एक समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया हंटर कमीशन। याद रखना इतिहास में हंटर कमीशन दो हैं। एक हंटर कमीशन 1882, याद रखना वो हंटर कमीशन एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हंटर कमीशन 1919 की। ये जलियांवाला बाग जांच के लिए बना है, जलियांवाला बाग जांच के लिए बना है। अब इसी का बदला लेने के लिए भारतीय इतिहास में जन्म लिया है एक सुपुत्र। भारतीय इतिहास में एक नाम है उधम सिंह। अब इनका किरदार शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के, याद रखना, सुनाम गांव जो कि संगरूर जिला में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1899 में। नाम है उधम सिंह। इन्हीं को कई लोग सरदार मोहम्मद सिंह आजाद भी कहते हैं। इन्हीं को लोग शेर सिंह के नाम से भी जानते हैं। याद रखना 1901 में इनकी माता जी का डेथ हो गया और 1907 में इनके पिताजी का डेथ हो गया, पिताजी की मृत्यु हो गई। और 1901 में माता जी की मृत्यु हो गई। और इनके भाई थे मुक्ता सिंह, और मुक्ता सिंह इनको लेकर पंजाब चले गए और पंजाब एक अनाथ आश्रम में रहने लगे, जहां मुक्ता सिंह की भी मौत हो गई 1917 में। और फाइनली अब ये अकेले हो गए हैं। और ये फिर 1924 में ये गदर पार्टी से जुड़ गए और अलग अलग देशों में ये भ्रमण भी किए। तब तक इनके पास जलियांवाला बाग का पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया है। और इनके जहन में दो आदमी हैं, जनरल डायर और माइकल ओ डायर। और फाइनली ये 1927 में भारत लौटे और फिर इनको कुछ दिन 5 साल के लिए ये जेल चले गए। और फिर ये 1931 में ये जेल से रिहा हुए। और अब इन्होंने मूड बना लिया है कि फाइनली ये कहां पहुंचेंगे, फाइनली ये लंदन जाएंगे और इसका बदला लेंगे। और भाई साहब ये आदमी 1934 में, महान स्वतंत्रता सेनानी, 1934 में ये आदमी लंदन पहुंच जाते हैं। और लंदन पहुंचने के बाद वहां पर ये नौकरी भी करते हैं, ये बंदूक भी खरीदते हैं, गाड़ी भी एक लेते हैं। और इनका टारगेट कौन है? जनरल डायर और माइकल ओ डायर। अचानक एक दिन एक कब्र के तरफ ये यात्रा कर रहे थे, कब्र में घूम रहे थे जहां ईसाई लोग को जैसे दफन किया जाता है। तो वहीं पर देखते हैं एक कब्र पे लिखा है कि जनरल डायर की वो कब्र है। और जब वहां बैठ के पढ़ते हैं तब इनको महसूस हो जाता है कि यार मेरे मारने से पहले ही जनरल डायर की मौत हो गई, मेरे मारने से पहले ही जनरल डायर की मौत हो गई। 1927 में जनरल डायर की मौत हो चुकी थी जब ये भारत में जेल में गए थे। और आज तक हम लोगों को यही नॉलेज दिया जा रहा है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। अरे कैसे मार देंगे जब ये आदमी 1927 में ही मर चुका है। अब उधम सिंह के जहन में एक आदमी है, माइकल ओ डायर, और इसका इंतजार कर रहे हैं। 35 गुजरा, 1936 गुजरा, 1937 गुजरा, 1938 गुजरा, 1939 गुजरा और 1940 का दौर आ गया। और याद रखना 13 मार्च 1940
एक लंदन में एक हॉल है, कैक्सटन हॉल, कैक्सटन हॉल। और कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर का एक कॉन्फ्रेंस था और वहीं पर इनका कॉन्फ्रेंस था, ये पहुंचे। उससे पहले हाथ में किताब लिए हुए उधम सिंह जो हैं वो भी पहुंचते हैं गेट पर और उसी में बंदूक रखा हुआ है और अच्छा अंदर चले जाते हैं। और फाइनली जैसे ही शुरू होता है वो कॉन्फ्रेंस, बंदूक की बौछार कर, गोलियों की बौछार हो जाती है बंदूक से और माइकल ओडायर की मौत हो जाती है। यह वही अखबार है जो अगले दिन छपा, देखो मार्च 14, 1940, डेली मेल। और इस अखबार में छपा और वो भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं किए, बिल्कुल भी कोशिश नहीं किए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, सजा चला, मुकदमा चली। और याद रखना, इस भारत के सपूत को, याद रखना, इस भारत के सपूत को 31 जुलाई 1940 को लंदन में ही फांसी दे दी गई। और यह वीर सपूत भारत का हंसते हुए अपनी कुर्बानी दे दिया। लेकिन गर्व है इस वीर सपूत पर जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। अब नंबर है हमारी सरकार की। 1974 में इंदिरा गांधी पीएम थी, फखरुद्दीन अली राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे। इन तीनों लोगों के सहयोग से यह फैसला किया गया कि उधम सिंह की समाधि अस्थियों को भारत लाया जाए। और इस क्रम में अटूट प्रयास हुआ और फाइनली 19 जुलाई 1940 को 1974 को 1974 को इनकी जो अस्थियां हैं एक कलश में रखकर भारत आ गई। और इसी के लगभग 12 से 13 दिन बाद इनकी पुण्यतिथि भी है, 31 जुलाई इनकी पुण्यतिथि है। और 31 जुलाई 1974 को इस घड़े को 7 अलग अलग घड़े में बांटकर एक इनके गांव भी पहुंचाया गया, सुनाम, और वहां पर समाधि बनाई गई। एक रोजा शरीफ को दिया गया कि इनके नाम में राम मोहम्मद सिंह आजाद भी था जो अपना नाम बताते थे, तो आपका भी हक है। हिंदू सभा को भी दिया गया और म्यूजियम हॉल में है। इस तरीके से इनकी अस्थियों को भारत लाया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला इन्होंने ले लिया। ऐसे वीर सपूतों को बार बार नमन है, हम हमेशा इतिहास में इनको याद करते रहेंगे। ऐसी जानकारी के लिए मिलता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों।